हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ कैट जी। बच्चों, आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में एलिमिनेशन रिएक्शन में अगला रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, अगला मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं इवन सीबी मैकेनिज्म। ठीक है, इवन सीबी इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ई स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन। वन का मतलब है अगेन यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है, और सीबी ये है कॉन्जुगेट बेस के लिए। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर इन कॉन्जुगेट बेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो आरडीएस है इस मैकेनिज्म का, उसका मॉलिक्यूलरिटी 1 है विथ रेस्पेक्ट टू द कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस के रेस्पेक्ट में मॉलिक्यूलरिटी 1 है। इसका मतलब जो आरडीएस है इस मैकेनिज्म का, उस आरडीएस में सिर्फ एक स्पीशीज अपीयर होती है और वो स्पीशीज है कॉन्जुगेट बेस। ये कॉन्जुगेट बेस यहां होगा कौन? वो एक कार्ब एनायन स्पीशीज होगी। ठीक है, देखा जाए सो इवन सीबी इज ए 2 स्टेप प्रोसेस। क्योंकि 2 स्टेप हैं इसीलिए एक इंटरमीडिएट बनेगा, और ये इंटरमीडिएट कौन है? कार्ब एनायन इंटरमीडिएट है। ठीक है, अगला बात किया जाए, जो फर्स्ट स्टेप यहां इस रिएक्शन में होगा वो रिवर्सिबल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि इवन सीबी का फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल हो भी सकता है। इनफैक्ट इवन सीबी में भी 3 कैटेगराइजेशन पॉसिबल हैं: इवन सीबी एनायन, इवन सीबी रिवर्सिबल, इवन सीबी इरिवर्सिबल। लेकिन उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखा जाए इवन सीबी के लिए क्राइटेरिया क्या है? कौन देगा इवन सीबी रिएक्शन? कैसे हम करवा पाएंगे इवन सीबी रिएक्शन? तो इवन सीबी का क्राइटेरिया यह है कि सबस्ट्रेट मस्ट कंटेन एसिडिक बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो बीटा हाइड्रोजन है उसका एसिडिक होना जरूरी है। ये बीटा हाइड्रोजन एसिडिक होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस आएगा और इस बीटा हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट करके चला जाएगा, और रिजल्टिंग स्पीशीज कार्ब एनायन बन जाएगी। ठीक है, तो ये कार्ब एनायन बनेगा और ये कार्ब एनायन स्टेबलाइज हो सकता है बाय सम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यही वजह है कि कार्ब एनायन बन रहा है और यही वजह है कि बीटा हाइड्रोजन एसिडिक था। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि यहां लीविंग ग्रुप जो है इट मस्ट बी पुअर लीविंग ग्रुप। ठीक है, लीविंग ग्रुप निकलने को तैयार ना हो। हमने पढ़ा था कि एलिमिनेशन में 3 बेसिक इवेंट होने हैं, 3 फंडामेंटल इवेंट होने हैं। एक है हाइड्रोजन का, बीटा हाइड्रोजन का प्रोटॉन की तरह बाहर निकल जाना बेस के साथ, लीविंग ग्रुप का बाहर निकलना Lg- की तरह, और अल्फा बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का बनना। यहां पे सबसे पहले क्या काम हो रहा है? सबसे पहले काम यह हो रहा है कि जो मेरा बीटा हाइड्रोजन है उसको स्ट्रॉन्ग बेस लेके चला गया और कार्बन आयन बन गया। ठीक है, और कार्बन आयन बनने के बाद वो कार्बन आयन जो है वो पुअर लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा। देखा जाए इवन सीबी 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहला स्टेप क्या है? देखिए, ओवरऑल ये बीटा हाइड्रोजन जहां से Lg लगा है वो अल्फा कार्बन और उसके बगल का कार्बन बीटा कार्बन। बीटा हाइड्रोजन को बाहर निकलना होता है किसी भी एलिमिनेशन में। कैसे बाहर निकलना होता है? बाहर निकलना होता है अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को छोड़ के। लिविंग ग्रुप को भी बाहर निकलना होता है। कैसे निकलना होता है? अपना बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलना होता है, और फिर अल्फा बीटा के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होना होता है। यहां क्या होगा? स्टेप 1 में क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग बेस आएगा और इस बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके चला जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस आया OH-, ये बीटा हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में निकाल के H2O बना लिया। ठीक है, अब यहां पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया है इस बीटा कार्बन के पास। इस बीटा कार्बन के पास ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया है।
इसीलिए आपको अब यहां पे निगेटिव चार्ज दिख रहा है। क्या बन गया यहां? कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बन गया। ये कार्ब एनायन इंटरमीडिएट का बनना रिवर्सिबल भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये कार्बन आयन बना वाटर से वापस ये H+ ले और कन्वर्ट हो जाए आपके रिएक्टेंट में। तो ये फर्स्ट स्टेप फास्ट है लेकिन रिवर्सिबल भी हो सकता है। ठीक है, सो मे बी रिवर्सिबल। अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि आपने D2O सॉल्वेंट का उपयोग किया है, D2O सॉल्वेंट अगर आपने लिया है तो ये कार्बन आयन D2O से D+ खींच सकता है और वापस यहां आपको हाइड्रोजन की जगह क्या दिखाई दे जाएगा? ड्यूटेरियम। तो ये भी काम हो सकता है अगर आपने D2O सॉल्वेंट लिया हो तो। क्यों? क्योंकि पहला स्टेप रिवर्सिबल है। ठीक है, आगे बात किया जाए। जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या होगा? सेकंड स्टेप में ये जो कार्बन आयन है वो लीविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा। बेसिकली यहां जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये मूव किया यहां ताकि अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन पाए और लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया Lg- की तरह। अब देखिए ये लिविंग ग्रुप सेकेंड स्टेप में RDS में क्यों बाहर निकल रहा है? ये पहले क्यों नहीं निकला? बढ़िया लिविंग ग्रुप होता तो जल्दी निकलता, क्योंकि लिविंग ग्रुप खराब है, निकलने को तैयार ही नहीं है, इसीलिए ये फर्स्ट स्टेप में नहीं निकल पाया। अच्छा, बीटा हाइड्रोजन वो एसिडिक है, बीटा हाइड्रोजन एसिडिक है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग बेस उसको फर्स्ट फास्ट स्टेप में बाहर निकाल पाया। ठीक है, तो फाइनली यहां भी मुझे एल्कीन मिलेगा। लेकिन आप देखिए जो तीन फंडामेंटल इवेंट्स थे उनका रिलेटिव टाइमिंग यहां बदल गया। E2 में तीनों एक साथ हो रहे थे, E1 में लिविंग ग्रुप पहले निकल जा रहा था और E1CB में बीटा एसिडिक हाइड्रोजन पहले निकल गया। ठीक है, आगे चला जाए, जल्दी से नोट कर लिया जाए यहां क्या हो रहा है। सो इन फर्स्ट फास्ट स्टेप स्ट्रॉन्ग बेस एब्स्ट्रैक्ट मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा अगर आपके पास बहुत सारे बीटा हाइड्रोजन हो तो जो सबसे ज्यादा एसिडिक दिखे आपको बीटा हाइड्रोजन उसी को बाहर निकालिएगा और कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बनाइएगा। आप ये सोच सकते हैं कि मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन को आप बाहर निकालेंगे, या आप ये भी कह सकते हैं कि आप मोर स्टेबल कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बनाएंगे। ठीक है, दोनों जगह से आपको एक ही आंसर मिलेगा। जब कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बनेगा तो उसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट में रीअरेंजमेंट, ठीक है, ये फ्रीक्वेंट है। फ्री रेडिकल और कार्ब एनायन में रीअरेंजमेंट काफी रेयर है। E1CB में बनने वाले कार्ब एनायन में ऐसा रीअरेंजमेंट कम ही देखा गया है। अगला पॉइंट, दिस फर्स्ट स्टेप में बी रिवर्सिबल, और अगर हमने D2O सॉल्वेंट का उपयोग किया देन कार्बन आयन में एक्सट्रैक्ट D+ फ्रॉम द सॉल्वेंट और मुझे ड्यूटेरियम एक्सचेंज देखने को मिलेगा। तो E1CB की पहचान यही है कि यहां मुझे ड्यूटेरियम एक्सचेंज देखने को मिलता है। ठीक है, अगला, क्योंकि पहला स्टेप फास्ट है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हाइड्रोजन लगा है कि ड्यूटेरियम लगा है, और इसी वजह से यहां प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा जो कि आपको E2 रिएक्शन में देखने को मिला था। तो E2 में KIE काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट देखने को मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा E1CB में, खासकर तब जब पहला स्टेप फास्ट और रिवर्सिबल हो। अगला पॉइंट, इन सेकेंड स्लो स्टेप, ध्यान दीजिएगा सेकेंड स्टेप जो है वो यहां RDS है। इन सेकेंड स्लो स्टेप
कार्ब एनायन एक्सपेल्स द पुअर लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप कैसा है? पुअर, जल्दी निकलने को तैयार नहीं है। यही वजह तो है कि इसको निकालना ही आरडीएस है। ठीक है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड ऑब्लिक एल्कीन प्रोडक्ट। ठीक है, तो पाई बॉन्ड बनेगा और एल्कीन प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें तो आपको क्या देखना चाहिए? रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आपको आरडीएस को देखना चाहिए, और आरडीएस में देखिए कौन सी स्पीशीज अपीयर हो रही है। ये कार्ब एनायन, ये कार्ब एनायन या इसी को मैं कहूं कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो ये जो है कार्ब एनायन और कॉन्जुगेट बेस ये अपीयर हो रहा है आरडीएस में। तो अगर आप रेट लॉ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? लेट्स से के डैश टाइम कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। और कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन किस बात पे निर्भर करेगा? वो निर्भर करेगा आपने जो रिएक्टेंट लिया है और साथ ही साथ जो बेस लिया है। ठीक है, और इसीलिए हम लोग रेट लॉ लिखेंगे के डैश टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। और क्योंकि कॉन्जुगेट बेस तो इंटरमीडिएट है, रिएक्टेंट के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? के टाइम्स सबस्ट्रेट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बेस। इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, और इसीलिए ऑर्डर क्या है? 2। हमने आपको कहा था कि E1 इसलिए नहीं लिखते कि उसका ऑर्डर 1 है, इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो यूनिमॉलिक्यूलर है। E1CB, 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमॉलिक्यूलरिटी। E1CB का ऑर्डर कितना होता है? 2। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? 1। और वो कौन सा स्पीशीज है जो अपीयर होता है E1CB के आरडीएस में? जवाब है कॉन्जुगेट बेस या कार्ब एनायन। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लिए जाए हम लोग E1CB के। सबसे पहले ये एग्जाम्पल यहां देखिए। आप अगर सबसे पहले आप पहचानिए कि हाइड्रोजन कहां है। हाइड्रोजन तो एक ही, और ये कार्बन क्या है? ये बीटा कार्बन, और ये कार्बन अल्फा। और लिविंग ग्रुप कौन है? जवाब है फ्लोरीन। सबसे पहले जो आपका लिविंग ग्रुप है, क्या वो पुअर लिविंग ग्रुप है? क्या फ्लोरीन एक पुअर लिविंग ग्रुप है? जवाब है हाँ। क्या ये बीटा हाइड्रोजन एसिडिक है? कैसे पता एसिडिक है? कार्ब एनायन जब बनाएंगे तो यहां देखिए कार्बन का निगेटिव चार्ज जो है वो पी पाई बैक बॉन्डिंग से क्लोरीन पे डीलोकलाइज हो सकता है। तो क्या ये जो बीटा हाइड्रोजन है ये एसिडिक है? क्या ये लिविंग ग्रुप जो है वो पुअर लिविंग ग्रुप है? क्या आपने स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल किया है? हीट कर दें तो और बढ़िया, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर होते हैं हमेशा हायर टेम्परेचर पे। अब इस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, एसिडिक बीटा हाइड्रोजन को ले जाएगा, कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बनाएगा। कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बना दिया, और ये कार्ब एनायन इंटरमीडिएट पुअर लिविंग ग्रुप को एक्सपेल करेगा, और यही आरडीएस होगा। तो सेकेंड स्टेप विल बी आरडीएस। ये निगेटिव चार्ज इधर, फ्लोरीन बाहर, एंड फाइनली यू विल गेट दिस एल्कीन प्रोडक्ट। ये चीज समझ में आया? अगला एग्जांपल इसका क्या है? जब हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे, खासकर बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन आगे हम लोग ये रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर में पढ़ा जाएगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन एक रिएक्शन होता है जिसके फर्स्ट पार्ट में आपको, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है। तो ये देखिए, ये है यहां प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। उसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन क्या हो गया? अल्फा कार्बन। ये कार्बन क्या हो गया? बीटा कार्बन। यानी ये जो रिएक्टेंट है ये क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब इस बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन में, ठीक है, आप फिर से देखिए, अगर आप इसको एलिमिनेशन की तरह देख रहे हैं तो अब इसको अल्फा बीटा में हटा दें हम जानबूझ के, क्योंकि अब जहां लिविंग ग्रुप है उसको मैं कहूंगा अल्फा और इसको कहूंगा बीटा। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए कि क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक है। यहां अगर निगेटिव चार्ज आ जाए तो क्या वो रेजोनेंस से डीलोकलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है, इस कार्बोनिल ग्रुप पे? जवाब है हाँ। तो ये
हाइड्रोजन एसिडिक है। क्या OH एक खराब लीविंग ग्रुप है? जवाब है हाँ। सो आई हैव पुअर लीविंग ग्रुप OH, आई हैव एसिडिक बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस OH माइनस का यहां इस्तेमाल कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं, पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा ये जो बीटा हाइड्रोजन था ये बाहर निकल गया, कार्बेनाइन बन गया, और फिर अगला स्टेप होगा कि ये कार्बेनाइन OH माइनस को बाहर निकाल दे। ठीक है, सो लीविंग ग्रुप इज OH विच विल बी एक्सपेल्ड आउट एज OH माइनस। याद करिए, जब हम लोग लिविंग ग्रुप एबिलिटी पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि OH माइनस जो है एक खराब लिविंग ग्रुप है। ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक बात है। नॉर्मली जब हम लोग एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे तो हम कभी भी OH माइनस नहीं निकाल सकते, वहां हम लोग एल्कोहल को प्रोटोनेट कर देंगे, H2O को लिविंग ग्रुप बना देंगे। लेकिन यहां क्योंकि ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, इसलिए प्रोटोनेशन पॉसिबल नहीं होगा एल्कोहल का, H2O को बाहर नहीं निकाला जा सकता। यहां बाहर कौन निकलता है? OH माइनस। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखा जाए। ठीक है, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो देखिए, आगे जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि ये एल्डिहाइड है, इस पे HCN का एडिशन होगा और ये साइनोहाइड्रिन बन गया। अभी हम लोग रिवर्सिबल ये रिएक्शन है, तो अभी हम लोग रिवर्स रिएक्शन पढ़ना जा रहे हैं कि साइनोहाइड्रिन से वापस जो है ये एल्डिहाइड कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखा जाए साइनोहाइड्रिन से वापस एल्डिहाइड कैसे बनेगा। तो इसको अगर हम ETOH ले लें और उसके साथ हीट कर दें, ठीक है, ETOH भी नहीं, इनफैक्ट हम लोग लेंगे सोडियम इथॉक्साइड इन ETOH। तो सॉल्वेंट होगा ETOH और मेरा रिएजेंट होगा सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, ETO माइनस। तो ETO माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या करेगा कि इस हाइड्रोजन को, ठीक है, बाहर ले जाएगा। ध्यान दीजिए, जहां ये लीविंग ग्रुप दिख रहा है आपको, उसको समझिए कि ये है अल्फा और बीटा यहां कार्बन न होके कौन है? ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ? ये बेस आया और इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लिया, और फिर ये जो स्पीशीज निगेटिवली चार्ज है, कार्बेनाइन नहीं है, ये क्या हो गया? इस बार ये कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, ये बात समझ में आया? तो कार्बेनाइन भी एक तरह का कॉन्जुगेट बेस है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बेनाइन को ही मैं कॉन्जुगेट बेस समझूं, ये भी कॉन्जुगेट बेस है। अब यहां से इस कॉन्जुगेट बेस में से क्या हुआ? इस निगेटिवली चार्ज स्पीशीज में से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया और Cn माइनस बाहर निकला। ये Cn माइनस का बाहर निकलना, ठीक है, लिविंग ग्रुप की तरह, जो कि एक पुअर लिविंग ग्रुप है, Cn माइनस इज ऑल्सो ए पुअर लिविंग ग्रुप। इसका बाहर निकलना यही RDS है। खैर, ये बाहर निकल गया तो मुझे क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे ETO माइनस यानी इथॉक्साइड और हीट का मैंने उपयोग किया है। ठीक है, लिविंग ग्रुप फ्लोरीन कैसा है? पुअर लिविंग ग्रुप। यही वजह है कि पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा ये हाइड्रोजन बाहर निकल गया, यहां कार्ब एनायन बन गया, कॉन्जुगेट बेस बन गया, और ये कॉन्जुगेट बेस में से फिर F माइनस जो कि एक पुअर लिविंग ग्रुप है उसको बाहर निकाला गया। ध्यान दीजिए कि यहां बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो मोर स्टेबल एल्कीन नहीं है, लेस स्टेबल एल्कीन है, हॉफमैन प्रोडक्ट है। हमने ये बात पहले भी की थी कि अगर पुअर लिविंग ग्रुप हो जैसे कि फ्लोरीन, तो उस केस में E1CB रिएक्शन हो सकता है और आपको हॉफमैन प्रोडक्ट मिल सकता है, सेडजेफ प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। इस क्वेश्चन में देखिए, ये है फ्लोरीन, ये है क्लोरीन, दोनों कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन अवेलेबल है। आपने OH माइनस लिया,
अब ये OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, किसको बाहर निकालेगा? वो हाइड्रोजन जो कि ज्यादा एसिडिक हो। ज्यादा एसिडिक कौन सा है? ये वाला हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि यहां अगर निगेटिव चार्ज आया तो वो डीलोकलाइज हो सकता है क्लोरीन पे थ्रू पी पाई बैक बॉन्डिंग। फ्लोरीन पी पाई बैक बॉन्डिंग नहीं लगाता, ये सिर्फ और सिर्फ -I लगा सकता है, जबकि क्लोरीन जो है वो -M और -I दोनों लगा सकता है। यही वजह है कि बेस ने इस हाइड्रोजन को बाहर निकाला, कार्बेनायन यहां बनाया, और अब ये कार्बेनायन क्या करेगा? ये पुअर लिविंग ग्रुप फ्लोरीन को बाहर निकालेगा, यहां डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, अगर यहां भी आपको अल्फा बीटा कार्बन समझना हो तो जहां पे लिविंग ग्रुप आपको दिख रहा है वो अल्फा और ये बीटा। ठीक है, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? आगे चला जाए, कुछ सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए। देखिए, क्या ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन आपको रिएक्टेंट की तरह दिया है? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कहां मिलता है? तो जवाब है एल्डोल कंडेंसेशन के फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तक आपको बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिल जाएगा और उसके आगे आपको E1CB कराना है। ठीक है, देखा जाए कैसे कराया जाएगा। OH माइनस आएगा और इस एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर ले जाएगा। यू विल गेट दिस कार्बेनायन स्पीशीज। ठीक है, यहां निगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस से डीलोकलाइज हो सकता है, यही वजह है कि ये कार्बेनायन स्पीशीज स्टेबल भी है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये हाइड्रोजन भी एसिडिक है, लेकिन अगर आप इसको बाहर निकालेंगे तो फिर आगे कुछ एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा, ये हीट का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, यहां पे देखा जाए अगर आपने ये एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल दिया तो आपको कार्बेनायन मिल गया, और अगर आप ये रेजोनेंस न देखें अब और ये समझें कि ये जो कार्बेनायन है ये OH माइनस को बाहर निकाल सकता है, पुअर लिविंग ग्रुप है OH माइनस, तो -OH माइनस ये पुअर लिविंग ग्रुप है, इसको बाहर निकालना यही RDS होगा, एंड यू विल गेट फाइनल प्रोडक्ट एज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ये देखिए, ये एक हेमी एसिटल है। हेमी एसिटल वो स्पीशीज होती है जिसमें एक ही कार्बन पे OH और OR, कोई भी यहां एल्किल ग्रुप हो सकता था, इथाइल है, तो OH और OR अगर एक ही कार्बन पे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं हेमी एसिटल। अगर दोनों OR लगे हों एक ही कार्बन पे तो उसको हम लोग कहेंगे एसिटल। सो दिस इज एसिटल, दिस इज हेमी एसिटल। ठीक है, खैर मुद्दे की बात पे आया जाए, इसको भी मैंने बेस के साथ हीट किया है। पहला स्टेप क्या होगा? ये हाइड्रोजन एसिडिक है, इसको बाहर निकाल लेगा बेस, तो दिस विल बी R1CO माइनस R2 एंड दिस इज OET। ठीक है, अब ये देखिए, ये पुअर लिविंग ग्रुप है, जल्दी बाहर नहीं निकलना चाहता, लेकिन फिर भी ये स्टेप RDS है, OET माइनस इसका बाहर निकलना। ठीक है, यही RDS है, ये बाहर निकल गया एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट एज आगे जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा जाएगा तो हम लोग ये रिवर्स रिएक्शन पढ़ा जाएगा, कैसे किसी कीटोन से हम हेमी एसिटल बना सकते हैं। तो ये रिएक्शन हम लोग पढ़ा जाएगा जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे।
अभी हम उल्टा पढ़ रहे हैं, हेमी एसिटल कैसे टूट जाएगा और मुझे कीटोन मिल जाएगा। ये है E1CP। ठीक है, आगे चला जाए। अब हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन E1CP के साथ खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ना चाहते हैं वापस से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हम पढ़ने जा रहे हैं SN1 प्राइम, SN1 प्राइम, SN2 प्राइम। ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इसको पढ़ाने का एक तरीका हो सकता है कि हम आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से पूरे डेप्थ में पढ़ाएं, पर उसकी ये मुझे आवश्यकता नहीं है। हम लोग केवल एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेंगे कि SN1 प्राइम और SN2 प्राइम रिएक्शन होते क्या हैं। ठीक है, हमको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इतनी ही जरूरत है। तो एक क्वेश्चन के थ्रू SN1 प्राइम रिएक्शन को समझा जाए। ठीक है, यहां देखिए क्या हो रहा है। मैंने एक एल्किल हैलाइड RX सबस्ट्रेट लिया और उसका रिएक्शन हम करा रहे हैं वाटर के साथ, जो कि एक वीक बेस और एक वीक न्यूक्लियोफाइल भी है, और मैंने टेम्परेचर रखा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कम टेम्परेचर रखा है। अगर मैं हाई टेम्परेचर रखता तो हो सकता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे एलिमिनेशन डोमिनेट कर जाता, लो टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन ही मेजर प्रोडक्ट होगा। कौन सा रिएक्शन है? क्योंकि ये एक वीक बेस और वीक न्यूक्लियोफाइल है, टेम्परेचर जो है वो कम है, और यही वजह है कि E1 ना होके SN1 रिएक्शन होना चाहिए। खैर, SN1 में भी क्या होगा? SN1 में होगा ये कि आप इस ब्रोमीन को Br- की तरह बाहर निकाल देंगे और क्या बना देंगे? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। So you will form कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप SN1 में करते हैं, E1 में करते हैं। ठीक है, एक बार आपने कार्बोकैटायन बना दिया तो क्या इस कार्बोकैटायन में रेजोनेंस हो सकता है? क्या ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? ठीक है, यानी अगर ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं तो इनमें से असली कौन है? जवाब है असली तो कोई भी नहीं है, वो तो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। हाँ, ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख के आप ये जरूर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये कार्बन और ये कार्बन दोनों है। अगर इसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जिससे ब्रोमीन गया है, अगर वहीं पे वाटर वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या मिल जाएगा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिलेगा, फिर डीप्रोटोनेशन कर लीजिएगा, यू विल गेट अल्कोहल। अगर OH वहीं आ गया, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को आप कहिएगा SN1 प्रोडक्ट। लेकिन जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने बनाया जिसमें इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव था, अगर OH वहां चला गया तो उसको आप कहेंगे SN1 प्राइम प्रोडक्ट। ठीक है, ये बात समझ में आया? तो जो कार्बोकैटायन बना उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो क्या देंगे? आपको SN1 प्राइम प्रोडक्ट्स देंगे। ठीक है, ऐसा नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा जब आप एलाइलिक हैलाइड लेंगे तब। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लिया जाए इस पे और। सो क्वेश्चन सेज राइट SN1 प्राइम प्रोडक्ट। यहां देखिए, क्या ये एक एलाइलिक क्लोराइड है? डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन एलाइलिक पोजीशन है, वहां पे क्लोरीन लगा है। क्या ये एक एलाइलिक क्लोराइड है या एलाइलिक हैलाइड है? क्या आप रिएक्शन वाटर से करा रहे हैं? ठीक है, टेम्परेचर भी आपने हाई नहीं लिया, कोई हीटिंग नहीं की, टेम्परेचर भी कम ही है। ठीक है, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन कंपीट नहीं कर पाएगा सब्स्टिट्यूशन पर। इस केस में पहला काम आप क्या करेंगे? कार्बोकैटायन बनाएंगे। अगर जो करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन आपने बनाया वहीं पे वाटर वीक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दीजिएगा, अल्कोहल बना लीजिएगा, तो ये हो जाएगा SN1 प्रोडक्ट।
और अगर आपने ये कार्बोकैटायन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है, प्लस चार्ज यहां लेते गए और ये प्रोडक्ट बनाया, तो इसको कहिएगा SN1 प्राइम प्रोडक्ट, ठीक है। वैसे भी देखिए यहां जो ये कार्बोकैटायन है, दिस इज 2 डिग्री एलाइलिक, ठीक है, 2 डिग्री एलाइलिक कार्बोकैटायन, और ये क्या है, दिस इज 3 डिग्री एलाइलिक कार्बोकैटायन। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको R प्लस और इसको R डैश प्लस नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये रीअरेंजमेंट नहीं है, ये बेसिकली ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हैं, असलियत तो रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है। मैंने कोई कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट नहीं कराया है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे चला जाए, जल्दी से SN2 प्राइम समझ लिया जाए। SN2 प्राइम में क्या हो रहा है, अगेन यहां देखिए, ये जो लीविंग ग्रुप ब्रोमीन जिस कार्बन पे लगा है, क्या वो एक 3 डिग्री कार्बन है? क्या न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, मिथॉक्साइड 3 डिग्री पे अटैक कर पाएगा? ठीक है, तो 3 डिग्री कार्बन पे बैक साइड से अटैक करने में उसको स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, और यही वजह है कि वो इस पोजीशन पे अटैक कर रहा है, ठीक है। इसने यहां अटैक किया, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो इधर शिफ्ट हुए, और ये जो ब्रोमीन है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर चला गया। इसी को हम लोग कहते हैं SN2 प्राइम। एक बार फिर से समझाएं यहां क्या हो रहा है। देखिए अगले एग्जांपल में, ये जो लीविंग ग्रुप है वो जिस कार्बन पे लगा है वहां कंपैरेटिवली स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल सीधे यहां अटैक नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, ठीक है। तो उसने यहां से अटैक किया ताकि ये जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाए और लीविंग ग्रुप फिर बाहर निकले, ठीक है। तो आपको वजह समझ में आई कि क्यों न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन पे अटैक करना पसंद किया, क्योंकि ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है। इस कार्बन पे क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो R ग्रुप है वो इसको स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा था। यही वजह है कि आपको SN2 प्राइम प्रोडक्ट मिला, ठीक है। अगला सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ा जाएगा SNI। SN आपको पता ही है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, I स्टैंड्स फॉर इंट्रामोलिक्यूलर और इंटरनल, यानी इस बार जो न्यूक्लियोफाइल है वो उसी मॉलिक्यूल के अंदर कहीं होगा, अंदर छिपा होगा, इंटरनल है या इंट्रामोलिक्यूलर है, ठीक है। देखा जाए, हियर इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द सेम साइड ऑफ लिविंग ग्रुप लीडिंग टू रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देखिए अगर आप कभी भी SN2 रिएक्शन कराते हैं यू गेट इन्वर्जन, ठीक है, और अगर आप SN1 रिएक्शन कराते हैं तो उस केस में आपको मिलता है रेसमाइजेशन। इसका मतलब जितना इन्वर्जन उतना ही रिटेंशन। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रिटेंशन ही चाहिए, इसका मतलब रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होना पड़ेगा, SNI, ठीक है। तो SNI रिएक्शन का पहचान क्या है कि उसमें हमेशा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको पता है कोई भी इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन जो होगा वो एंट्रोपी फेवर्ड होगा, ठीक है। बाहर से कोई आके अटैक करे उससे कहीं फास्ट और कहीं अच्छा होगा कि आप अंदर से ही किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दें, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल के साथ इस बात को समझा जाए। देखिए अगर मैं अल्कोहल का रिएक्शन कराऊं SOCl2 के साथ तो मुझे प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, एल्किल क्लोराइड, और बाई प्रोडक्ट जो SO2 और HCl इस रिएक्शन में बनता है
वो एस्केप कर जाता है, ठीक है, एज गैसेस। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डार्जन्स प्रोसेस। खैर, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मेरा जो रिएक्टेंट अल्कोहल है अगर वो कायरल हो, ठीक है, ऐसा हो, तो मुझे जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा उसमें मुझे रिटेंशन देखने को मिलेगा। रिटेंशन का मतलब देखिए, ये OH जहां था प्रोडक्ट में Cl वहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर ये रिएक्शन SN2 होता तो आपको इन्वर्जन देखने को मिलता, अगर ये SN1 होता तो आपको रेसमिक मिक्सचर मिलता, लेकिन SNI मैकेनिज्म में आपको प्रोडक्ट में दिखाई देगा कि जिधर ये OH लगा था उधर ही Cl आया। आपको प्रोडक्ट में दिखाई देगा कि रिटेंशन मिल रहा है कॉन्फ़िगरेशन में, और यही SNI का सबसे खास बात है, ठीक है। अगर यही रिएक्शन ROH का SOCl2 के साथ अगर मैं इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेस करा देता तो बेस के प्रेजेंस में इसका मैकेनिज्म हो जाएगा SN2। कौन सा बेस मैं इस्तेमाल कर सकता हूं? नाइट्रोजिनस बेस जैसे कि पायरिडीन, ठीक है, या ET-थ्राइसेन, ठीक है। तो आप 3 डिग्री अमीन ले सकते हैं, पायरिडीन ऐसा वीक बेस ले सकते हैं। उस केस में ROH और SOCl2 का जो रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म SNI नहीं होगा, उसका मैकेनिज्म होगा SN2। मैकेनिज्म होगा SN2, इसीलिए आपको क्या दिखाई देगा? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान दीजिए कि OH जिस साइड था उसके अपोजिट साइड Cl आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर मैकेनिज्म है SN2 तो आपको इन्वर्जन देखने को मिलेगा, SNI में रिटेंशन देखने को मिलता था। कुछ और एग्जाम्पल देखा जाए। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, अगर मैंने इस सबस्ट्रेट का रिएक्शन कराया लेट्स से OH माइनस के साथ, फिर क्या होगा? OH माइनस एक बेस है, एसिडिक हाइड्रोजन को वो एक्सट्रैक्ट करना चाहेगा, और वो एसिडिक हाइड्रोजन कौन है? ये। तो ये हाइड्रोजन को OH माइनस एक्सट्रैक्ट कर लेगा और H2O बाहर निकाल दिया आपने। अगर ऐसा कर लिया तो अब इस ऑक्सीजन पे क्या आपको दिखाई देगा? माइनस चार्ज। तो अल्कोहल से क्या ये बन गया? अल्कोहल से ये बन गया आपका एल्कोक्साइड, ठीक है। और ये जो O माइनस है ये अटैक करेगा इस कार्बन पे और इस Cl माइनस को बाहर निकालेगा। ये देखिए, बाहर से OH माइनस जाके अटैक करे और इस Cl को बाहर निकाले, उससे कहीं ज्यादा फेवरेबल होगा कि इंटरनल O माइनस जो है वो अटैक करे और इस क्लोरीन को बाहर निकाल दे। अगर ऐसा होता है कि ये O माइनस अटैक करता है और इस क्लोरीन को बाहर निकालता है, देन दिस विल बी अगेन SNI, क्योंकि इंटरनल न्यूक्लियोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है लीविंग ग्रुप Cl माइनस को। तो लीविंग ग्रुप को कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है? इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। और फाइनली आपको प्रोडक्ट कैसा देखने को मिलेगा? तो इसको मैं 1 कह दूं तो 2, 3, 4, 5, क्या आपको एक 5 साइड का रिंग देखने को मिलेगा? दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो दिस विल बी योर प्रोडक्ट। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 बेस्ड हैं। आप ट्राई करके देखिए आपसे हो पा रहा है। वीडियो को यहीं पॉज कर लीजिए, ठीक है। आप जब एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो आगे प्ले करिएगा। मैं आंसर आपको बताता हूं। OH माइनस गया, यहां एसिडिक हाइड्रोजन कौन है? ये वाला। इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले गया बाहर H2O की तरह। इस ऑक्सीजन पे अब माइनस चार्ज, और ये O माइनस अटैक करेगा इस कार्बन पे, ठीक है, और इस ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा, ठीक है। यहां देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, ठीक है। सो दिस वाज 1, 2,
3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। यहां पे OH माइनस NH2 से, ठीक है, प्रोटॉन नहीं खींचेगा। NH2 ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल है, ये खुद ही अटैक किया यहां से और Br माइनस को बाहर निकाल दिया। अगेन आपको दिखाई देगा ये 1, दिस विल बी 2, 3 एंड 4 एंड दिस इज 5। 5 साइड का रिंग बन जाएगा। ठीक है, एंड दिस विल बी NH2, अब इस पे प्लस चार्ज है। ठीक है, और OH माइनस का रोल अब आएगा, NH2 प्लस है। ठीक है, यहां से वो H प्लस ले जाएगा एंड योर फाइनल प्रोडक्ट विल बी, ठीक है, तो यहां से एक H प्लस कौन ले जाएगा? OH माइनस। ठीक है, एक और सवाल आप खुद से ट्राई करके देखिए, आपसे क्या ये हो पा रहा है। मैं आपको हिंट दे दूं, OH माइनस यहां दिख रहा है, ये एसिडिक हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, इसको ये ले जा सकता है। लीविंग ग्रुप क्या आपको यहां ये क्लोरीन दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिएगा, ये OH माइनस आएगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाएगा, इस ऑक्सीजन पे माइनस आएगा। अब ये जो O माइनस है, इसको बैक साइड से अटैक करना होगा क्लोरीन के। न्यूक्लियोफाइल बाहर से आए या अंदर से, ठीक है, उसको लिविंग ग्रुप के बैक साइड से ही अटैक करना होगा। ठीक है, SN2 की तरह। एक बार बना के देखिए आपसे ये क्वेश्चन हो पा रहा है या नहीं। ठीक है, मैं आंसर डिस्कस करता हूं। सबसे पहला काम मैंने क्या किया यहां कि मेरा जो फिशर दिया हुआ था, मैंने उसको कन्वर्ट कर लेना है वेज डैश फॉर्म में। तो मैंने फिशर को कन्वर्ट कर लिया वेज डैश में। ठीक है, अब इस वेज डैश फॉर्म में भी मैं इसको रोटेट करके देखना चाहता हूं, ताकि ये जो Cl है और ये जो OH है, मैं उसको अपोजिट तरफ ले जा पाऊं, ऐसा। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहां आएगा रोल बेस का, OH माइनस आएगा और ये एसिडिक हाइड्रोजन को खींच के ले जाएगा, ताकि इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाए, ठीक है, माइनस चार्ज। और अब ये O माइनस बन गया, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, तो ये अटैक करेगा एंड दिस अटैक विल बी फ्रॉम द बैक साइड। ये जो क्लोरीन है, लिविंग ग्रुप है, इसके बैक साइड से इसका अटैक हो रहा है। ठीक है, मैंने जानबूझ के बाकी वेज और डैश को यहां नहीं दिखाया, ताकि इस बात पे मैं एम्फेसिस दे पाऊं कि O माइनस जो है वो लिविंग ग्रुप Cl के बैक साइड से अटैक कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे बैक साइड से अटैक करेगा और अब ये ऑक्सीजन और इस कार्बन में भी बॉन्ड बन जाएगा। फाइनली आपको क्या दिखाई देगा, ईथर दिखाई देगा। अब यहीं पे समझा जाए। ठीक है, वेज पे कौन है, मिथाइल, डैश पे कौन है, ET। यहां वेज पे कौन है, मिथाइल, और डैश पे कौन है, ET। ठीक है, ये इसने इस पे बैक साइड से अटैक किया एंड यू विल गेट दिस एज द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट में देखिए ये मिथाइल और ये मिथाइल दोनों वेज पे हैं, एक ही तरफ है, यानी ये क्या है, सिस है। सिमिलरली दोनों इथाइल जो हैं वो डैश पे हैं, आप इथाइल को देख के भी क्या कह सकते हैं, ये सिस है। और ये बनने वाला प्रोडक्ट है क्या, इपॉक्साइड। ठीक है, सो यू गेट सिस इपॉक्साइड एज द प्रोडक्ट। ठीक है, with this we end for today. Thank you.